हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पेंडिंग है, लाइक फीचर्स पेंडिंग है जावा के। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा के टॉप 10 फीचर्स क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, जो जावा का पहला फीचर हम कह सकते हैं, इट्स सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, इसका मतलब क्या है? जावा सिंटैक्स is clean and similar to CPP, making it easy for beginners. To learn and understand. Okay, so जावा का जो सिंटैक्स है वो बिगिनर फ्रेंडली है। लाइक अगर बहुत से लोगों ने सी लैंग्वेज तो सीखी होगी, CPP सीखी होगी, तो उसके रिलेटेड ही इसका सिंटैक्स है। ओके, ज़्यादा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सिंटैक्स नहीं है। अगर आपने कोई CPP वगैरह लैंग्वेज सीखी है तो उसके रिलेटेड ही इसका सिंटैक्स है। तो पहला फीचर हम कह सकते हैं इजी, सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, सो देखो, सेकंड फीचर है जावा का ओपन सोर्स एंड फ्री। ठीक है, तो कल हमने इंस्टॉलेशन देखा, कोई हमने कहीं पे चार्जेस पे किए, कहीं पे मैंने पेमेंट किया, ऐसा तो नहीं ना, राइट? कहीं से परमिशन लेनी पड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिंपली जावा क्या है, ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो इसका ये दूसरा फीचर हम कह सकते हैं कि जावा इज ओपन सोर्स एंड we can easily download it and use it on any platform। हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म इन द सेंस विंडोज, मैक या लिनक्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इस तरह से कौन से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जावा को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जावा का सेकंड फीचर है। सो जावा का जो थर्ड फीचर है उसको हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, कल हमने देखा था कि जावा का जो बाइट कोड है वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। सो ये भी एक जावा का फीचर है। ओके, सो जावा कोड रन्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इन ब्रैकेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑफ बाइट कोड एंड JVM, लाइक दैट। ठीक है, सो जावा को हम कह सकते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। सो एक जावा का मोस्ट फेमस फीचर है राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखो और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको रन करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ओके। देखो, अगला फीचर हम देखेंगे पोर्टेबल। अब ये पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल का मीनिंग क्या है? जस्ट मिनट। So Java programs can easily move from one system to another system easily।
इजीली और विदाउट चेंज। मतलब जावा का जो प्रोग्राम है उसको हम एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में इजीली विदाउट चेंज उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी या पोर्टेबल। ओके, दिस इज बिकॉज, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे है बाइट कोड। फिर से घूम के हम कहाँ आ रहे हैं? बाइट कोड के ऊपर आ रहे हैं। बाइट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर, जो कि जावा को पोर्टेबल बनाता है और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अगर मेरा ये जो कोड है मेरे सिस्टम में, ये मुझे अभी मेरे पास विंडोज़ है और ये मुझे मैक के ऊपर शिफ्ट करना है, मैक के ऊपर मूव करना है, तो वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बाइट कोड। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से ही जावा क्या है? पोर्टेबल है। दिस इज बिकॉज व्हाट? द सेम बाइट कोड कैन रन ऑन एनी मशीन विथ JVM के साथ, JVM होनी चाहिए, JVM के साथ वो जो बाइट कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी चेंज। ओके, ओके, आगे है सिक्योर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे हम क्या कह सकते हैं कि जावा को यूज क्यों करते हैं इंडस्ट्री के अंदर? इसका सबसे मेन रीजन है सिक्योरिटी। जावा जैसी सिक्योरिटी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो जावा में हमारे जो प्रोग्राम है वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है। इसी वजह से जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, फाइनेंस एप्लीकेशन है, वहाँ पे जावा जैसी लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, अबे सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड, मतलब सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड होती है हम देखेंगे। तो देखो, जो अदर लैंग्वेजेस है लाइक CPP, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस मिल जाता है, बट जावा हमें डायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस अलाउ नहीं करती है। सो देखो, जावा कोड और जावा डजंट अलाउ direct memory access like C and CPP. JVM runs code in a sandbox. Protecting it from viruses and unauthorized access। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि इस सैंडबॉक्स क्या है? सो एक सैंडबॉक्स को ऐसे समझो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जावा का कोड रन होता है विथ लिमिटेड परमिशन। ओके, सैंडबॉक्स क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है विथ लिमिटेड परमिशन, ऐसे समझो इसको। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे देखा सिक्योरिटी, जावा डजंट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस लाइक CPP, क्योंकि जावा का कोड सैंडबॉक्स के अंदर रन होता है। और एक है बाइट कोड जो होता है इज नॉट इजीली रीडेबल, इज नॉट इजीली विच एड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये भी एक सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चलो आगे का फीचर देखते हैं जो कि है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। सो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जावा के पास खुद का कंपाइलर है, जावा के पास खुद का इंटरप्रेटर है। ओके, सो जावा हैज़ ओन कंपाइलर विच इज़, इसका नाम याद रखो, जावासी। जावा का खुद का कंपाइलर है और जावा के पास खुद का इंटरप्रेटर भी है। हाँ देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा कंपाइलर है वो एट अ टाइम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, और जो हमारा व्हाट यू कैन से इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो जावा के पास इसका खुद का इंटरप्रेटर भी है।
सो क्या है, वो है जेवे। ठीक है, सो ये था जावा का नेक्स्ट फीचर। सो चलो आगे का फीचर देखेंगे इसका। आगे का फीचर हम कह सकते हैं रोबस्ट। अब देखो ये भी एक पावरफुल फीचर है जावा के अंदर। अभी देखो, जावा हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखो कुछ हम गार्बेज से समझेंगे इसको। अब भी हमारे पास कुछ गार्बेज हो तो उसको हम क्या करते हैं, मैन्युअली क्लीन करते हैं। उसी तरह से जो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको यूज़ करने के बाद और जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लीन करना पड़ता है। बट जावा के अंदर क्या है कि जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है उसको क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्लीन होते हैं। ये है जावा का मेमोरी मैनेजमेंट। और ये भी एक जावा का क्या है, रोबस्ट और एक पावरफुल फीचर है। ओके, सो इट यूजेस garbage collector to remove unused objects automatically. ओके, और एक जावा के अंदर फीचर इसके अंदर ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट also has exception handling to prevent runtime crashes. सो कुछ ऐसे एरर होते हैं जो रन टाइम आते हैं, मतलब यूज़र की गलती की वजह से आते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए भी जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का एक फीचर है। उसको भी हम आगे देखेंगे, डीपली देखेंगे उसको। बहुत बहुत बड़ा फीचर है वो। सो उसको एक प्रॉपर 1-2 लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। अभी मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, रिच एपीआई एंड लाइब्रेरीज। इसका मतलब क्या है कि जावा के पास खुद के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे रिच लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का कलेक्शन जावा के पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कलेक्शन है, आगे जाके हम कह सकते हैं हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट है, इस तरह से। तो ये सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का सपोर्ट जावा को मिलता है। ओके, सो उसको भी हम आगे कवर करेंगे 1 बाय 1। अब देखो आगे एक फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। अब ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जावा सपोर्ट्स रनिंग मल्टीपल टास्क्स, और इसको हम कह सकते हैं थ्रेड्स। अब कैसे जावा मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करती है, मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करती है, वो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि जावा के पास ऐसा एक फीचर अवेलेबल है जो मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल थ्रेड्स को सपोर्ट करता है। दैट्स इट। और क्या है, मोस्ट कॉमन फीचर जो है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कुछ भी जावा के अंदर है वो सभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है, इसी के ऊपर चलता है सभी कुछ। ठीक है, सो जावा ओप्स को भी सपोर्ट करती है, जिसके अंदर हम बता सकते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और ओप्स के पिलर जो है, 4 पिलर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ये भी जावा को सपोर्ट करता है, ओप्स सपोर्ट करता है, जावा ओप्स के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स थे जावा के। अगर इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे तो आप बता देना ये सारे फीचर्स सिंपली 1 लाइन में। अगर आपने बताया 1 बाय 1 लाइन में एक एक फीचर बताया तब भी कोई इशू नहीं है। जस्ट एक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए था आपके, ये सारे फीचर जावा के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम तो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जीक्यूट किया था जावा का।
सो समझेंगे मेन मेथड को समझेंगे। कुछ मेन मेथड के अलग अलग सिग्नेचर्स है मेन मेथड लिखने के, उसको समझेंगे अभी। सो मैं फिर से एक बार इस प्रोजेक्ट को डिलीट करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। सिंपली यहाँ से प्रोजेक्ट में डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो डिलीट रिसोर्सेस, यहाँ पे अब आप टिक करोगे ना तो ये प्रोजेक्ट आपके फाइल सिस्टम से भी डिलीट हो जाएगा, और नहीं करोगे तो सिर्फ इक्लिप्स से चला जाएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखो। सिंपली मुझे डिलीट करना है, मैंने डिलीट किया। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो सिंपली मैंने नाम दिया न्यू प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है JDK 17, हमने कल इंस्टॉल की है, और ये ऑप्शन अनटिक ही रहना चाहिए। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अभी देखो इसको एक्सपांड करो और एक नया क्लास बनाओ, और सिंपली मैंने यहाँ पे क्लास बनाया डेमो। ठीक है, डेमो क्लास मैंने बनाया। अभी देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, पैकेज। ये पैकेज मतलब क्या रहता है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। ओके, अगर मैं इस यहाँ पे कोई पैकेज मेंशन कर दूँ लाइक पैकेज फॉर्म इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके एक ऑप्शन मुझे मिलेगा मूव डेमो डॉट जावा टू पैकेज कॉम। ऐसे करूँगा तो ये जो क्लास है ना हमारा, ऑटोमेटिकली इस कॉम पैकेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग अलग से पैकेजेस भी बना सकते हो। मोस्टली हम देखेंगे आगे कि जो कुछ भी कोड हम करते हैं, जो कुछ भी क्लासेस हम लिखते हैं, वो सभी पैकेज के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही समझो कि एक फोल्डर है कॉम नाम का, उसके अंदर डेमो डॉट जावा नाम का हमने क्लास बनाया है। अगर नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दो, सेव करो। यहाँ पे आपको मिलेगा कि मूव डेमो डॉट जावा टू डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट मतलब नहीं है। ओके, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, कोई भी पैकेज नहीं है, सिंपली वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास अवेलेबल है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझेंगे हम कि ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, डेमो क्या है। सो पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है जावा के अंदर। कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है जावा के अंदर। सो जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर है, पहला है पब्लिक, सेकंड है प्राइवेट, आगे का है डिफॉल्ट, और एक है प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस मॉडिफायर जावा के अंदर अवेलेबल है। पब्लिक का मतलब क्या है, वो क्लास कहीं से भी एक्सेस होता है। आगे समझेंगे हम। पब्लिक का मतलब क्या है, वो क्लास कहीं से भी एक्सेस होता है। प्राइवेट का मतलब क्या है, वो जो क्लास है उस क्लास के अंदर जो कुछ भी मेथड्स है वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होंगी, बाहर एक्सेस नहीं होंगी। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब वो उसी पैकेज के अंदर, सेम पैकेज के अंदर एक्सेस होगा। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस होगा, और व्हाट वी कैन से, वो इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास। तो वो जो चाइल्ड क्लास है, अगर हमने पेरेंट क्लास को प्रोटेक्टेड रखा तो पेरेंट क्लास के जो कुछ भी मेथड्स वगैरह है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस होंगे, अगर हम उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे तो। अभी के लिए इतना ही समझो। ठीक है, सो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिंपली पब्लिक के ऊपर। हमने इसको पब्लिक ही रखा है, मतलब इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्लास का एक कीवर्ड है जावा के अंदर, नेमिंग कन्वेंशन है, कीवर्ड है क्लास हमसे। अगर कोई भी क्लास आपको बनाना है तो सिंपली इस तरह पे, पब्लिक नहीं होगा तब भी चलेगा, यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हो, डिफॉल्ट लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड लिख सकते हो, बट ये क्लास कीवर्ड कंपलसरी है अगर आपको कोई भी क्लास बनाना है तो। डेमो क्या है, क्लास का नेम है। अब इसको कैसे लिखना है, इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, तो जावा के अंदर क्लास का जो नेम है वो कैपिटल ही रहना चाहिए, फर्स्ट लेटर। जो कुछ भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रहना चाहिए। अगर आपको डेमो क्लास लिखना है तो इस तरह से आप कैमल क्रेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब डेमो अलग, 2 अलग वर्ड है, तो क्लास का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है इस तरह से। तो मैंने इसको रिमूव किया, सिर्फ डेमो रखा है। इसको स्मॉल मत रखिए। ओके, चलेगा, आप लिखोगे तब भी चलेगा, बट एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड क्या है कि जावा के अंदर जो कुछ भी क्लास हम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या रहता है, कैपिटल ही रहता है। ठीक है, ओके। तो चलो, ये क्या है, यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस लगा दिए हैं। यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है और यहाँ पे आपका क्लास खत्म होता है। ठीक है, और क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे है डेमो डॉट जावा। अब समझो यहाँ पे मुझे बनानी है एक मेथड, मेन मेथड। हमने कल भी एक मेन मेथड बनाई थी। अब मेन मेथड को लिखते कैसे हैं, तो मेन मेथड को लिखते हैं, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग,
और यहाँ पे हम लिखेंगे ARJS और सिंपली यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, यहाँ पे मेन मेथड शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है। अब क्या है पब्लिक, क्या है स्टैटिक, क्या है वॉइड, क्या है मेन, क्या है, ये सभी हम समझेंगे लाइन बाय लाइन। हर एक वर्ड का मतलब है, ऐसे ही नहीं लिखा है। ओके, सो देखो पब्लिक का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था कि पब्लिक मतलब क्या होता है, ये वाला पब्लिक। ये पब्लिक क्यों रखी है मेन मेथड, और पब्लिक ही क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कौन है, जेवीएम है, मैंने बताया था। सो जेवीएम जब भी इस मेन मेथड को एक्सेस करे, ओके, सो जावा का एक रूल क्या है, कौन से भी मेथड को अगर रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है उस क्लास का। ओके, बट यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करना, सॉरी मैंने स्टैटिक का बता दिया आपको। तो सिंपली जेवीएम अगर जब भी इसको एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पे ये मेथड उसको मिलनी चाहिए। अगर ये मेथड प्राइवेट होगी तो उसको नहीं मिलेगी, इसलिए हमने इसको पब्लिक रखा है। पब्लिक इट मीन्स JVM can directly access it from anywhere, मतलब जहाँ से भी वो उसको एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। आगे का जो कीवर्ड है स्टैटिक कीवर्ड, सो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस में भी बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड क्या है। हाँ, अभी आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। स्टैटिक कीवर्ड मतलब मैंने बताया कि कोई भी मेथड हो उसको एग्जीक्यूट करना हो तो उसके पैरेंट जो कुछ भी क्लास है उसको ऑब्जेक्ट जावा के अंदर बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही वो मेथड जो एग्जीक्यूट होती है। बट मेन मेथड में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जेवीएम उसको एक्सेस करेगा बट जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो सीधा क्या करेगा, क्लास के नेम से उसको एक्सेस करेगा। और अगर ऐसा है तो उसको स्टैटिक ही रखना होगा। स्टैटिक का मीनिंग क्या रहता है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस टू एनी मेथड एनी वेरिएबल। अब वेरिएबल को भी स्टैटिक बना सकते हैं, मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि इस मेन मेथड को स्टैटिक क्यों रखा है, क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जेवीएम उसको एक्सेस करना चाहता है, इसलिए। सो देखो JVM कैन एक्सेस इट, कुछ इस तरह से। अभी देखो वॉइड क्या है, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। ये रिटर्न क्या करता है, वॉइड नल करता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ये वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे आप लोग मोस्टली क्या लिखते हो अदर्स मेथड में, यहाँ पे इंट लिखते हो, स्ट्रिंग लिखते हो, बट यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे वॉइड ही लिखना है, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा इसलिए, ठीक है। सो इसका मीनिंग है रिटर्न टाइप नल, कुछ भी नहीं है। आगे क्या है, ये मेन मेथड का नेम है, ओके, मेथड नेम। यहाँ पे भी नेमिंग कन्वेंशन समझो, कोई आया और यहाँ पे एम कैपिटल किया, ऐसा नहीं चलेगा। मेथड का नेम स्मॉल से स्मॉल लेटर में ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और मेन का तो मेन ही रखना है, उसको भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो मेथड का नेम है। आगे जाके क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो एक स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है। ये स्ट्रिंग का एरे जो स्क्वायर ब्रैकेट से हम एरे को लिखते हैं। सो एक स्ट्रिंग का एरे है। एक स्ट्रिंग क्या है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है अंदर जावा के अंदर, मतलब हम इसके ऊपर इसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं। मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग, लाइक सपोज कोड नाम से एक स्ट्रिंग है तो हमने इसके अंदर स्टोर कर दी, इस तरह से इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, ठीक है, ओके। ये ARJS क्या है, ये आर्गुमेंट्स, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स। और ये किस लिए है एक्चुअली, तो कमांड लाइन से जब भी इनपुट लेना चाहते हो आप तो इसका यूज़ कर सकते हो। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं कि जब जैसे हमने कल लिखा कि हमने CMD की हेल्प से क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उस टाइम अगर ऐसे वैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और आपको कुछ तो इनपुट देना है वहाँ पे, तो तब इसका यूज़ करते हैं हम लोग। वो भी देखेंगे हम जब भी मैं यूज़र, जब हम एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे, तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये है आपकी मेन मेथड। अब देखो ऐसा ही लिखना है कि मेन मेथड को, हाँ स्टैंडर्ड तो यही है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड तो यही है हमारा। मोस्ट ऑफ द कहीं पे भी आप लोग जाओ आप लोगों को ऐसे ही दिखेगा, कोई अलग चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट हाँ इसके अंदर में, इसके अंदर भी क्या है, सिग्नेचर्स है। मतलब सिग्नेचर्स मतलब क्या, कि अलग अलग तरीके इस मेन मेथड को लिखने के। अब देखो पहला तरीका जो है
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस तरह से। मेन मेथड को लिखने का पहला तरीका। अब अगर किसी ने ये पब्लिक हटाया और यहाँ पे लिखा स्टैटिक पब्लिक, चलेगा क्या? चलता है, राइट। तो ये हो गया उसका सेकंड सिग्नेचर, मतलब सेकंड लिखने का उसका तरीका, ठीक है। अभी कोई आया, किसी ने क्या किया, इसको यहाँ पे स्पेस दी, इस तरह से लिखा, ये चलता है क्या? ये भी चलता है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी इसका एक क्या है? सिग्नेचर है, ओके ओके। अब यहाँ कोई आया, यहाँ पे इंट किया, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे वॉइड ही रखना है। अभी आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सिस्टम क्या है? ये भी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। अभी मुझे क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा सब सिंपली द कोड ट्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। अब देखो, जावा ने भी जो भी क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, सिस्टम क्लास है, ठीक है, उनके लिए कैपिटल लेटर्स ही यहाँ पे यूज किए। तो आप लोग भी उस तरह से ही नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट नाम की मेथड है, द पोर्टल, इसके अंदर हमने लिखा है। इसको मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं इस तरह से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। कोई तो इशू आया यहाँ पे, शायद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आया आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से हम एक सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो स्टैटिक मैंने आगे लिया है, कोई फर्क पड़ा? उसको नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखा, ये भी चलेगा, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आएगा। देखो इस तरह से ये भी चलता है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आता है। और क्या होता है यहाँ पे? देखो इसको हटाया, यहाँ पे 3 डॉट्स दिए, सिंपली स्पेस दिया, और यहाँ पे लिखा ARJS और इसको एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो ये भी एक क्या है? मेन मेथड का सिग्नेचर है। तो आप लोगों को कोई इंटरव्यू, कोई MCQ क्वेश्चंस वगैरह, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगी, तो उसके अंदर कंफ्यूज कर सकते हैं कि रॉन्ग सिंटेक्स, प्लीज चूज द रॉन्ग सिंटेक्स। तो आप लोग ये याद रखना, ये आपको प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे इंट लिखेगा, कोई यहाँ पे कुछ प्राइवेट वगैरह लिखेगा, तो वो आपका गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था सिंपली एक जावा का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कवर किया जस्ट फीचर्स ऑफ जावा, और सिंपली एक जावा का कोड एग्जीक्यूट किया। उसके अंदर जावा के मेन मेथड को समझा हमने, और उसके सिग्नेचर्स समझे, जो कुछ भी सिग्नेचर्स है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। आगे के लेक्चर्स में और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सीखेंगे, जैसे जावा के वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, एरे है, बहुत सारे टॉपिक्स है। हम सीरीज स्टार्ट टू एंड पूरी की पूरी सीरीज कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।